हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एनर्जी रिसोर्सेस इन इंडिया। तो ये जो टॉपिक है ये है यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 का जो चैप्टर 2 है। क्या है, रिसोर्सेस, उसके अंदर का ये टॉपिक है एनर्जी रिसोर्स करके। ठीक है, एनर्जी करके है, तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे, एनर्जी रिसोर्सेस इन इंडिया। Energy is a critical component of every country's economic growth. In the case of emerging countries, the energy sector is crucial because of the ever increasing energy demands that necessitate massive expenditure to satisfy. Energy resources includes all types of fuel utilized in the contemporary world, whether for heating, electrical energy generation or other types of energy conversion activities. तो मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि एनर्जी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी देश के इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। जितने भी इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए जो ये एनर्जी सेक्टर है उसमें डिमांड बढ़ता ही जाता है। ठीक है, ये कभी कम नहीं होता। ठीक, तो जैसे कई जो भी टाइप्स के फ्यूल्स हैं वो सारे के सारे यूटिलाइज किए जाते हैं एनर्जी पैदा करने के लिए, है ना। चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, या और भी अदर टाइप्स के जो एनर्जी कंजर्वेशन कन्वर्सन एक्टिविटीज़ है वो सारी चीज़। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। एनर्जी में भी प्रोड्यूस्ड यूजिंग फ्यूल मटेरियल सचेस, मतलब ये सारे जो मटेरियल है कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारे चीज़ों से एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के एनर्जी होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल एनर्जी और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक, फायरवुड कैटल डंग केक, coal, petroleum, natural gas and electricity are all conventional source of energy. ठीक है, solar, wind, tidal, geothermal, biogas and atomic energy are example of non conventional source of energy. ठीक है, तो ये जो conventional source of energy है ये एक तरह से renewable source of energy है ना, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब जो क्या बोलते हैं अगले दिन फिर से रिन्यू हो जाता है। ये जो है पेट्रोलियम, कोल, ये भी रिन्यू होता है लेकिन इनको रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है, कई हज़ार साल लग जाते हैं, इसलिए इनको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को। इन रूरल इंडिया द मोस्ट पॉपुलर फ्यूल जो है फायरवुड और एनिमल डंक केक होता है, वही गोबर का छेना बोलते हैं ना, और लकड़ी इसका इस्तेमाल करते हैं गाँव में। थ्री फ्यूल्स मीट मोर देन 80% ऑफ इंडियाज एनर्जी। तो ये जो कोल, ऑयल और सॉलिड बायोमास है ये इंडिया का जो एनर्जी नीड है उसका 80% नीड इसी से ही पूरा होता है, इन्हीं फ्यूल से ही पूरा होता है। कोल हैज़ फ्यूल्ड द राइज ऑफ पावर जनरेशन एंड इंडस्ट्री एंड इट कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फ्यूल इन द एनर्जी मिक्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पावर जनरेशन में। ऑयल कंजम्पशन है ना, जैसे कि एंड इम्पोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली एज कार ओनरशिप एंड रोड ट्रांसपोर्ट यूज हैव इंक्रीज्ड। ठीक है, तो वही है, रोड ट्रांसपोर्ट में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। बायोमास पर्टिकुलरली फायरवुड, फ्यूलवुड, ठीक है, इज द रिड्यूसिंग कंपोनेंट ऑफ द एनर्जी मिक्स बट इट इज स्टिल वाइडली यूटिलाइज्ड इन कुकिंग फ्यूल। ठीक है, तो ये खाना बनाने के काम आता है फ्यूलवुड। डिस्पाइट रिसेंट अचीवमेंट इन बूस्टिंग एलपीजी कवरेज इन रूरल एरियाज 660 मिलियन इंडियंस हैव येट टू फुली ट्रांजिशन टू कॉन्टेम्प्रेरी क्लीन कुकिंग फ्यूल और टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हैं कि जो एलपीजी का है जो रूरल एरिया में बांटा गया तो उससे जो ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है, क्लीन कुकिंग फ्यूल की तरफ, वो चीज़ बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल में कौन कौन सा होता है, एक कन्वेंशनल में कौन कौन सा होता है। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आर दोज दैट हैव वाइडली यूज्ड फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। They are non-renewable in nature, which means that once a sample of conventional energy source has been depleted, it cannot be used again. ठीक है, तो मतलब ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन जो है बहुत लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और ये नॉन रिन्यूएबल रहता है। एक बार ये ख़त्म हो गया तो इसका जो सोर्स है ख़त्म हो गया तो वापस नहीं आएगा भी तो कई हज़ार साल लग जाएंगे। ठीक है, कोल जो है मोस्ट रीडली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है इंडिया का। इट मीन्स द सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द कंट्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट। इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कोल पे। कोल इज़ क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल, मतलब प्लांट मटेरियल जो है ज़मीन में दबा था तब जाके कई हज़ार सालों के बाद में कोल बनता है।
ऐसे रिजल्ट जो कोल है डिस्कवरी इन ए वैरायटी ऑफ शेप डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन एज वेल एज द डेप्थ एंड पीरियड ऑफ बरियल। ठीक है, तो जो कोल है आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ शेप में मिल जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि कितने समय से वो ज़मीन में दबा हुआ है, कितना डिग्री का उसमें कंप्रेशन हुआ है, वो चीज़ के डिपेंड करता है कि आपको किस क्वालिटी का कोल मिलता है। पीट जो है इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेइंग प्लांट इन मार्सेस। ठीक है, तो जो प्लांट है जो दलदली एरिया में दब के सड़ जाता है, उसी से जो ये पीट टाइप का कोल निकलता है, पीट वाला कोल। ठीक है, विच हैज़ लो कार्बन एंड मॉइस्चर कंटेंट एज वेल एज लिमिटेड हीटिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, तो पीट का ये जो है कैरेक्टरिस्टिक है कि लो कार्बन रहता है, मॉइस्चर कंटेंट लो है। ठीक है, और हीटिंग कैपेबिलिटी भी लो रहता है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल। ठीक, तो मतलब आप देख सकते हैं इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है कोल का। 22% ऑफ द कोल इट्स कंज्यूम, है ना। इंडिया इम्पोर्ट्स 22% ऑफ द कोल इट्स कंज्यूम्स। तो मतलब जितना भी कोल आ रहा है ना, जितना भी कोल हम इस्तेमाल करें उसमें से बोल रहे हैं कि 22% ऑफ कोल जो है इंपोर्ट किया जाता है। इंडिया इम्पोर्ट्स 22% ऑफ द कोल। पेट्रोलियम, मेजॉरिटी ऑफ पेट्रोलियम ऑकरेंस इन इंडिया आर कनेक्टेड विद एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन टर्सरी रॉक स्ट्रेटा। ठीक है, मतलब एंटीक्लाइन मतलब जहाँ पे ऐसा गड्ढा सा रहता है, ढलान सा, या फॉल्ट ट्रैप है मतलब कहीं पे जो रॉक है क्रैक हो गया और गैप बन गया। ठीक है, तो उन्हीं दरारों में ये आपको पेट्रोलियम ऑकरेंस जो है मिलेगा। ठीक है, तो फोल्डिंग है, एंटीक्लाइन है, यहाँ पे आपको जो है कोस्ट रीजन में मतलब कोस्ट रीजन बोलता हूँ, ये फोल्डिंग और एंटीक्लाइन है वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द फोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑयल मिलेगा। ऑयल बेयरिंग लेयर इसे पोरस लाइम स्टोन एंड सैंड स्टोन देर अलाउ ऑयल टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है, तो ये आपका जो लाइम स्टोन सैंड स्टोन वाला जो पोरस जमीन है ना, वहाँ पे ये आपको ऑयल मिलता है। पेट्रोलियम कैन ऑल्सो बी डिस्कवर्ड इन फॉल्ट ट्रैप फॉर्म्ड बाई पोरस एंड नॉन पोरस रॉक। तो यहाँ पे भी आपको पेट्रोलियम मिलता है। ड्यू टू द गैस बीइंग लाइटर देन ऑयल इट फ्रिक्वेंटली अपीयर्स अबव। ठीक है, तो ये जो है आपको मतलब इस तरीके से कह रहा है कि जो गैस है लाइटर रहता है, ऑयल से हल्का रहता है, मतलब गैस जो है ऑयल से हल्का रहता है, तो ये फ्रीक्वेंटली अपीयर्स रहता है अबव इट। ठीक है, जो गैस जो बोल रहे हैं, ड्यू टू द गैस बीइंग लाइटर देन ऑयल इट फ्रीक्वेंटली अपीयर्स अबव इट। हाँ ठीक है, मतलब पेट्रोल जो गैस है वो हल्का है तो गैस तो ऊपर ही रहेगा। ठीक, इन इंडिया इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग लोकेशन जो है कहाँ कहाँ है, मुंबई हाई, गुजरात, असम। इंडिया इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है। ठीक है, बाकी कितना कंज्यूम करता है उतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 96% ऑफ इंडियाज ऑयल यूसेज इज इम्पोर्टेड। तो 96 इंडिया जितना भी ऑयल यूज़ करता है ना टोटल, उसमें से 96% जो ऑयल है वो बाहर से आता है। नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एन एनवायरमेंटली बेनिफिशियल फ्यूल ड्यू टू इट्स मिनिमल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड इज हैंस द फ्यूल ऑफ द 21st सेंचुरी। ठीक है, तो इसे नेचुरल गैस को 21st सेंचुरी का फ्यूल कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और इसे एक तरह से एनवायरमेंटली बेनिफिशियल फ्यूल भी कहा जाता है। ठीक, और ये आपको कहाँ पे मिल रहा है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। ठीक, और कहाँ पे है, इसका जो रिजर्व है नेचुरल गैस का वो है मुंबई हाई में। ठीक, और है गल्फ ऑफ कैम्बे में। अंडमान एंड निकोबार में भी ये जो डिपॉजिट है नेचुरल गैस का वो मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल गैस का डिपॉजिट मिला है, इसको जान लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस किया जाता है दो तरीके से, पानी के बहने से, मतलब वही हाइड्रो टर्बाइन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसे फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मतलब पानी जब मूव करता है तो टरबाइन घूमता है, तो वहाँ से जो बिजली पैदा वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाया है। ठीक है, और दूसरा जो तरीका है वो है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को जला के जो गर्मी पैदा होता है उस गर्मी से स्टीम निकलता है, स्टीम को टरबाइन में फेंक के टरबाइन चलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पैदा होता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, अब जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है मतलब बिजली से, मतलब पानी से जो बिजली बना रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है डैम्स है वो कहाँ पे है इन इंडिया में, भाखरा नंगल, दामोदर वैली कॉरपोरेशन एंड कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है। कोल जो है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो कि थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है ना। थर्मल पावर प्लांट जो है इन्हीं सब चीज़ का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करता है ना, जो कि नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
जो रेड कलर का जो डॉट है वो ऑयल फील्ड्स है ना। तो यहाँ पे है, यहाँ पे इस लाइन में, और ये क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में यहाँ पे, ठीक है। और जो कोल माइंस है वो इस रीजन में देख सकते हैं ज़्यादा फैला हुआ है ना। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, renewable energy sources often known as non-conventional source of energy are continuously renewed by natural process, ठीक है। they are not the source of the pollution। तो मतलब वही कह रहा है कि जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये क्या बोलते हैं हर दिन नया बनते ही जाते, ये कभी ख़त्म नहीं होते, और ये इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता, ठीक है। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया तो सनलाइट जो है उसका इस्तेमाल करके सोलर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, हाँ। जैसे कि फोटोवोल्टेइक सेल हो गया जो कि सनलाइट के एक्सपोज में आते ही वो पावर जनरेट करने लग जाता है, ठीक। विंड पावर हो गया, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं पढ़ने के लिए। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है विंड पावर के लिए। तमिलनाडु जो है वहाँ पे बिगेस्ट फार्म है ना, खासकर विंड पावर का। और कौन कौन सा जगह है जहाँ पे मेजर विंड फार्म्स है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप। जियोथर्मल एनर्जी जो कि अर्थ का जो इंटीरियर है, मतलब ज़मीन के अंदर में जो गर्मी है, उस गर्मी से बिजली पैदा करना, ठीक है ना। उसे हम है ना मतलब जो अर्थ के अंदर में जो हीट है, उस हीट का इस्तेमाल करके अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें तो उसे हम, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। मतलब वो जो एनर्जी है, जो हीट जो एनर्जी निकल रहा है जिसको हम यूटिलाइज करें, उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और इसी जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके फिर बिजली पैदा किया जाता है, टरबाइन चलाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे है, ये है इन इंडिया 2 पायलट प्रोजेक्ट जो है चला है, ठीक है, कैप्चर किया जो कि जियोथर्मल एनर्जी का है ना। वो है हिमाचल प्रदेश पार्वती वैली इन मणिकरण, और एक है लद्दाख का पुगा वैली, ठीक। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, तो ये है आपका जो यूरेनियम, थोरियम, इसका इस्तेमाल करके बिजली पैदा करना, ठीक है। यूरेनियम एंड थोरियम जो है वो कहाँ पे मिलता है, यहाँ झारखंड और राजस्थान अरावली माउंटेन के पास में, ठीक है। केरला का जो मोनेजाइट सैंड है वो भी एक तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। हाइड्रो पावर एनर्जी सोर्सेस, मतलब वही वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वही है हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ कहाँ पे, जैसे कि तेहरी, नर्मदा, यहाँ पे सब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो टोटल कितने हैं, 197 हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया। अभी देख लीजिएगा, शायद ऊपर नीचे थोड़ा हो रहा होगा नंबर। टाइडल एनर्जी मतलब वो जो सी का जो वेव्स होता है ना, टाइडल वेव्स, उसके हाई या लो होने मतलब जो पानी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, तो उसका इस्तेमाल करके एनर्जी जो क्रिएट किया जा रहा है उसे हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। फिर उसी का इस्तेमाल करके बिजली बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, गल्फ ऑफ खम्बाट, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, सुंदरबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आपको टाइडल एनर्जी जो है यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, ठीक। एनर्जी कंजम्पशन इन इंडियाज मेन एनर्जी कंजम्पशन इज प्रेडिक्टेड टू क्वाड्रपल बाई 2040, मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। एज द कंट्री ग्रॉस जीडीपी राइसेस टू 8.6 ट्रिलियन हो जाएगा उस समय तक। तो एनर्जी डिमांड जो है आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन है ना, खासकर 2019 से लेकर 2040 तक। इंडिया जो है सेकंड हाईएस्ट रेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन है, चाइना जो है फर्स्ट प्लेस में है। बाय 2030 इंडिया विल हैव सरपास यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन को इंडिया जो है सरपास कर देगा, मतलब एनर्जी के कंजम्पशन के फील्ड में देखा जाए तो। गिवन इट्स 5-fold राइज इन पर कैपिटा ऑटोमोबाइल ओनरशिप, इंडिया विल लीड द वर्ल्ड इन ऑयल डिमांड ग्रोथ बाय 2040। तो ऑयल का डिमांड बढ़ेगा आगे चल के, ठीक है, और उसमें लीड करेगा, सबसे ज़्यादा ऑयल का डिमांड इंडिया में ही होगा, ये कह रहे हैं। इंडियाज एक्सपेंडिंग एनर्जी डिमांड will make it more reliant or imported fossil fuel since local oil and gas output has been static for years despite government plan to boost petroleum exploration and production as well as renewable energy। तो वही कहा जा रहा है कि इंडिया का जो एनर्जी डिमांड है वो धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम फॉसिल फ्यूल जो कि इंपोर्ट किया जा रहा है उस पर और हम निर्भर होते जाएंगे। लोकल गैस, जो लोकल ऑयल और गैस आउटपुट है वो एक तरह से स्टैटिक है, वो बढ़ नहीं रहा है, तो उसको बूस्ट करने का एक तरह से काम करना पड़ेगा। इंडियाज़ ऑयल डिमांड इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, तो इंडिया का ऑयल का जो डिमांड है 2040 तक और बढ़ जाएगा।
तो यही सारा चीज़ कहा जा रहा है कि चाहे वो कोल का डिमांड हो, ऑयल का डिमांड हो, सारा चीज़ बढ़ रहा है, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। एनर्जी इज़ नेसेसरी, ज़रूरत है क्या क्या चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कॉमर्स, हाउस होल्ड के लिए, ठीक है, और भी कई सारे चीज़ के लिए। तो लॉन्ग टर्म एनर्जी डेवलपमेंट, उसका मैनेजमेंट करना, तो यही सब चीज़ लिखा है, ज़्यादा उतना कुछ खास है नहीं इसमें। द ट्विन पिलर ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी आर एनर्जी कंजर्वेशन एंड ग्रोइंग यूटिलाइजेशन ऑफ, है ना। तो ये जो सस्टेनेबल एनर्जी का जो दो पिलर है वो ये है कि एनर्जी को कंजर्व करो और जो भी एनर्जी निकल रहा है उसका इस्तेमाल अच्छे से अच्छा करो, ठीक है। तभी हम कह सकेंगे कि हाँ हम एनर्जी का सस्टेनेबल यूज़ कर रहे हैं। द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो कि 2001 में पास किया गया था, पर्पस क्या था, लोअरिंग द इंडियन इकोनॉमी एनर्जी इंटेंसिटी था ना, कि इंडिया में जो एनर्जी का जो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उस, है ना, एनर्जी इंटेंसिटी हो रहा है, तो उसको थोड़ा कम करने का काम। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, ठीक है, ये बनाया गया 2002 में, जो कि रिपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर को। बिटवीन 2013 से 2030 तक इंडिया एनर्जी कंजम्पशन इज प्रेडिक्टेड टू, मतलब वही है, 4 गुना बढ़ रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में लाया गया। द एक्ट रिक्वायरमेंट, हाँ ठीक है, मतलब इस एक्ट का मेन जो मकसद था वो ये था कि एनर्जी को कंजर्व करना, है ना, ऐसे स्टैंडर्ड्स लाना कि या इक्विपमेंट को स्टैंडर्डाइज करना, लेबलिंग करना कि जो बिजली कम से कम खाए, ठीक है। तो ये सारा काम ये जो है इसका इस एक्ट के जरिए किया गया। इंडियाज एनर्जी आउटलुक 2021, ये क्या कहता है, तो ये जो इंडिया एनर्जी आउटलुक इस एक कंट्री स्पेसिफिक वर्जन ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, तो उसी का ही ये जो है ना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, इसी का ही एक तरह से इंडिया एनर्जी आउटलुक है, जो कि एक तरह से रिपोर्ट पेश करता रहता है कि क्या चल रहा है एनर्जी के फील्ड में हमारे देश में, ठीक है। इंडिया विल ओवरटेक यूरोपियन यूनियन, ये कह रहे हैं 2030 तक, है ना। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी यूजर बन जाएगा 2030 तक इंडिया, ये कह रहा है इस रिपोर्ट के तहत, ठीक है। बाई 2040 इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन विल बी अ की ड्राइवर, ठीक है। तो मतलब वही है, ऑयल का इंपोर्ट बढ़ जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाएगा, नेचुरल गैस का कंजम्पशन है वो भी बढ़ जाएगा, कोल डोमिनेट करेगा इंडिया एनर्जी सेक्टर में, मतलब जितना भी एनर्जी मिल रहा है हमको ज़्यादातर कोल से ही मिलेगा, तो कोल और ज़्यादा हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जीडीपी बढ़ेगा, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन बन जाएगा 2019 से 2040 तक, ठीक है। बस वही है, उसी चीज़ को रिपीट कर दिया और कुछ नहीं है ना। तो बस वही है, कंक्लूजन यही है कि बिजली बचाओ, एनर्जी कंजर्व करो और जितना भी एनर्जी मिल रहा है उसका सही यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। बाकी ये जो आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो गूगल ड्राइव का जो लिंक है नीचे, वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए। देखिए इसमें जो भी डेटा है उसको ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसे ऊपरी तौर पर पढ़ें, एकदम कहानी के तौर पे, है ना, ज़्यादा एकदम दिमाग लगा के हर एक पॉइंट को याद रखने का ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट कुछ एक्ट्स हैं उनको याद रख लीजिए, क्या क्या स्कीम लाया गया है उसको याद रख लीजिए, और अभी और आगे क्या क्या किया जा रहा है ना, वो बस उतना याद रख लीजिए, बस ज़्यादा इसको दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।